वंदे भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, देश के किसान और सहकारिता आंदोलन की शुरुआत का दिन महत्वपूर्ण। हर किसान को आज वैज्ञानिक रूप से किया गया है तैयार। बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज के अनुसंधान पर किया जाए काम। किसानों के हित में बुधवार को कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। रबी सत्र के लिए प्रदान की जाएगी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया, डीएपी के नहीं बढ़ेंगे दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमत का देश के किसानों पर नहीं पड़ेगा असर। उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की भी मिली मंजूरी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अहमदाबाद के वस्त्रपुर हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का किया उद्घाटन। मुंडा ने राष्ट्रीय जनजातीय त्योहारों के महत्व पर दिया जोर। कहा, सरकार ने टिकाऊ उत्पादन बढ़ाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ाने पर की है पहल। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री ने BBSSL के लोगो, वेबसाइट और पुस्तिका का अनावरण किया और सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए। BBSSL के माध्यम से अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा। माना जा रहा है कि BBSSL के माध्यम से अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा। अमित शाह ने कहा कि देश के किसान और सहकारिता आंदोलन की शुरुआत का दिन महत्वपूर्ण है। भारत के बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज के अंदर अनुसंधान, ये तीनों क्षेत्रों को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान इस संस्था का रहने वाला है। इसके साथ साथ देश के हर किसान को आज वैज्ञानिक रूप से बनाया गया, तैयार किया गया बीज उपलब्ध नहीं है। किसान को बीज उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसान का तो नुकसान है ही है, परंतु देश का भी नुकसान है, क्योंकि हमारे अन्न उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक फैले हुए इस विशाल देश के हर किसान के पास प्रमाणित बीज पहुंचे और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया हुआ बीज पहुंचे। कार्यक्रम में अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि मीठे परंपरागत बीजों का संरक्षण किया जाए, जिससे शरीर को प्राकृतिक रूप से पोषण मिल सके। हमारे मीठे बीज जो परंपरागत बीज है, इसके अंदर सत्व भी है, गुण भी है और शरीर के पोषण के लिए प्रकृति से सबसे नजदीक अगर कोई बीज है तो भारत का परंपरागत बीज है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि भारत के मीठे बीजों का संरक्षण किया जाए और उसको कई पीढ़ियों तक हमारे किसान को दिया जाए, जिससे स्वास्थ्यपूर्ण अन्न का उत्पादन, स्वास्थ्यपूर्ण खाद्य पदार्थों का उत्पादन, स्वास्थ्यपूर्ण फल और सब्जियों का उत्पादन निरंतर चलता रहे।
मैं निश्चित रूप से मानता हूं हमारे कृषि वैज्ञानिकों में इतना कौवत है कि अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले बीज हमारे वैज्ञानिक बना सकते हैं, उसका इजाज कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खाद सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इस बार के रबी सीजन के लिए ये मंजूरी दी गई है। इससे सरकार के ऊपर 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके साथ ही सरकार ने जामरानी डैम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत सम्मिलित करने का भी फैसला लिया है। इससे कृषि योग्य भूमि को सिंचाई योजना से जोड़कर बड़ा बल मिलेगा। किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रबी सत्र के 2023-24 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर पोषण तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। आगामी रबी सीजन में पोषण तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूर कर दिया गया है। इस फैसले का असर ये होगा कि किसानों को खाद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमत से राहत जारी रहेगी। यूरिया और डीएपी खाद किसानों को पुरानी कीमत पर मिलती रहेगी, जबकि एमओपी पर 45 रुपए और कम अदा करने होंगे। किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपए प्रति बैग 1350 रुपए प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1,470 रुपए प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। एक अन्य अहम फैसले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमुरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2028 तक 2,584.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1,557.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली और 244 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से पानी देगा। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा इस परियोजना में 14 मेगावाट के जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आरसीएफ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा है कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसानों को इससे लाभ होगा। भारत की सरकार आज अपने खजाने का लगभग पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 2,54,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी पे खर्च किया। बिल्कुल। और अभी 2023-24 के बजट की बात करें तो बजट में 1,75,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। और अभी जो खरीफ के लिए आज जो सब्सिडी की घोषणा हुई है इसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपए फास्फोरस और पोटाश में दी जा रही है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, जिस तरह से तमाम समस्याएं खेती किसानी में देखने को मिल रही है, सरकार उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और बहुत खुशी की बात है कि पिछले लगभग 4-5 वर्षों से उर्वरक के कोई दाम बढ़े नहीं है और विशेष रूप से दाम घट रहे हैं। पोटाश के दाम घटे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक बोरी यूरिया बनाने में सरकार को लोग जो खर्चा आता है
वो लगभग 2,500 रुपए आता है, लेकिन सरकार उसको जो है 250 रुपए में 262 और 65 रुपए में बेच रही है। ऐसे आप डीएपी की बात करेंगे, डीएपी 1300 कुछ रुपए में मिल रही है, जबकि इस डीएपी के पीछे जाएंगे तो लगभग 2,500 से अधिक की सब्सिडी सरकार दे रही है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अहमदाबाद के वस्तुपुर हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री मुंडा ने राष्ट्रीय जनजातीय त्योहारों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वे आदिवासी समुदाय की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को मनाने और प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग ऐसे उत्सवों में शामिल होते हैं तो उन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलता है। मुंडा ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। मोदी देश के व्यापक लक्ष्यों के साथ आदिवासी संस्कृति को एकीकृत करने के समर्थक रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि और आदिवासी संस्कृति की जीवंतता को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की उनकी आकांक्षा को याद किया। उन्होंने संस्थानों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार ने टिकाऊ उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई एक पहल की हैं। और अगली खबर पंजाब से। पंजाब में मौजूदा धान खरीद मौसम के दौरान करीब 3.25 लाख किसानों के खातों में 10,182 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। राज्य के 17 जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 100% भुगतान किया गया है। मानसा जिले में 48 घंटे के भीतर भुगतान के नियम के तहत ये राशि भेजी गई है। रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर शनिवार को हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि अगले 8 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर साफ रहेगा और कभी कभी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन 29 अक्टूबर को हल्की वर्षा और कुछ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। यूं तो पहाड़ी आंचल वाले जनपद सोनभद्र में कमोबेश पूरे वर्ष पानी की किल्लत कहीं न कहीं बनी रहती है। सोनभद्र में यूं तो जल संरक्षण के क्षेत्र में जिला प्रशासन और कॉर्पोरेट घराने अपने अपने स्तर में प्रयासरत हैं, लेकिन इससे इधर समाज में वैसे भी लोग हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए बूंद बूंद पानी बचाकर भूजल स्तर को रिचार्ज करने में जुटे हुए हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुसही गांव के रहने वाले हैं 70 वर्षीय डॉक्टर जयनारायण तिवारी। डॉक्टर तिवारी पिछले 5 सालों से अपने सहयोगियों के साथ वर्षा के जल और घरेलू उपयोग से निकलने वाले पानी को संरक्षित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग अपनी बागवानी को सिंचित करने के लिए भी कर रहे हैं। श्री तिवारी इसी पानी से अपने 2 बीघा के परिसर में मौसमी फल और सब्जियों के साथ साथ औषधीय खेती भी कर रहे हैं। डॉक्टर जयनारायण लोगों को एक एक बूंद के महत्व को तो समझाते हैं ही, साथ पानी को संरक्षित करने के लाभ को भी लोगों को बताकर उनसे जल संरक्षण का संकल्प भी करवाते हैं। जिस फैक्ट्री का इंचार्ज था वहाँ पानी की बड़ी कमी थी। 7 बोर हम लोगों ने बनाए, उसमें केवल एक में 1-1.5 इंच पानी मिला। फिर ऐसा सिलसिला हुआ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में आया। वो भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है। जायकवाड़ी एक डैम है, वहाँ से पानी आता है पाइप में, और मेरा 6 लोगों का परिवार, उसको केवल 500 से 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिलता था। अब ये पानी एक परिवार चलाने वाले को ही समझ में आएगा कि कितना कम और कितना कठिन होता है कि एक दिन पानी न आए तो उसी को बचा के रखना है दूसरे दिन के लिए। तभी से प्रेरणा आई कि अगर मैं कभी भी स्वतंत्र हो पाया तो मैं अपने लिए अपना पानी खुद बचा के रखूंगा। सोनभद्र में जहाँ गर्मियों में मैं हमेशा देखता था कि टैंकर चलते हैं और पूरी वाटर सप्लाई कुछ बोर से की जाती है, तो मुझे लगा कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोनभद्र में मुझे भी वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना के करना चाहिए। और पहला कदम मेरा वही था कि मैंने एक करीब 30,000 लीटर का पानी का टैंक यहाँ बनवाया। 2018 से शुरू हुआ और जून में मैंने बना के रेडी कर दिया था कि अगली बरसात में मुझे पानी मिल जाए। जयनारायण तिवारी और उनके सहयोगी पुराने कुओं और निष्क्रिय पड़े बोरिंग्स के पास पिट का भी निर्माण करवाते हैं, जिससे इन जल स्रोतों में जल का स्तर सुधरता है और धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगता है। पिट के निर्माण में पानी को गंध रहित और साफ रखने के लिए जलकुंभी के साथ साथ परंपरागत कोयला पत्थर और बालू का भी उपयोग किया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट।
और आइए बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की धोरजी मंडी में रही। यहां 24 अक्टूबर को उड़द का भाव 9,505 रुपए क्विंटल था। 25 अक्टूबर को 500 रुपए गिरकर भाव 9,005 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 24 अक्टूबर को उड़द का भाव 9,250 रुपए था, जो कि 25 अक्टूबर को 70 रुपए लुढ़क कर 9,180 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की नानपारा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8,820 रुपए। 25 अक्टूबर को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,830 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में 24 अक्टूबर को उड़द का भाव 7,000 रुपए क्विंटल था। 25 अक्टूबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,000 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 27,76,000 टन था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजूला मंडी में 24 अक्टूबर को मक्का का भाव 2,700 रुपए था। 25 अक्टूबर को इसके सौदे 35 रुपए मजबूत होकर 2,735 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव 2,050 रुपए रहा। 25 अक्टूबर को इसमें 10 रुपए की मामूली बढ़त आई और भाव 2,060 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 24 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव 2,095 रुपए था, जो 25 अक्टूबर को 5 रुपए चढ़कर 2,100 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 24 अक्टूबर को मक्का का भाव 2,090 रुपए था। 25 अक्टूबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,090 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रवासी जनजातीय लोगों के पशुओं के लिए 20 से अधिक प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। पशु भेड़ पालन विभाग ने जनजातीय प्रवासी लोगों के पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा के लिए ये शिविर लगाए हैं। गुज्जर बकरवाल जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में रहने वाले प्रवासी आदिवासी लोग हैं। ये प्रवासी आदिवासी समूह भेड़ बकरियां पालते हैं। हर साल ये लोग गर्मी और जाड़े के चारा गांवों में आते जाते रहते हैं। जाड़े में जब पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है तो ये लोग शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चले जाते हैं ताकि उनके मवेशियों को चारा मिल सके। अप्रैल के महीने में जब गर्मी शुरू हो जाती है तो ये वापस ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहां तब तक हरी घास उगाती है। इस दौरान कई मवेशियों को बीमारियां हो जाती हैं, जिसके बाद कई मवेशी मर जाते हैं। इन भेड़ों को बचाने के लिए पशु भेड़ पालन विभाग ने पशुओं के प्राथमिक चिकित्सा के लिए ये शिविर लगाए हैं। तो इनकी अपवर्ड माइग्रेशन के टाइम भी और डाउनवर्ड माइग्रेशन के टाइम भी हम इनकी सुविधा के लिए हम फर्स्ट एड कैंप्स लगाते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट रूट्स हैं इनके, चाहे वो देरा गली हो, चाहे वो बिम्बर गली वाला रूट हो, या बाया बुदुल हो या फिर बाया द्राल हो, उनके रास्ते में हमने हर जगह पे इनकी सुविधा के लिए फर्स्ट एड कैंप्स लगाए हुए हैं। तो मैं ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि हमने तकरीबन यहाँ पे 20 फर्स्ट एड कैंप्स लगाए हुए हैं इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में।
पीर पंजाल के ऊंचे इलाकों से वापस आने वाले गुज्जर और बकरवालों के यात्रा मार्गों पर राजौरी जिले के विभिन्न स्थानों में 20 से ज्यादा पशुओं के प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिविर लगाए गए हैं। राजौरी जिले के देहरा गली, थन्ना मंडी, दरहाल, सैम समित, पोथा सियाल, सुई कंडी, बुद्धल और कालाकोट क्षेत्रों में प्रवासी आदिवासी लोगों, गुज्जरों और बकरवालों के मार्गों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं। साथ ही इन शिविरों में आदिवासी प्रवासी लोगों के लिए शुरू किए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में भी उन्हें जागरूक किया जाता है। सर, इनको हम मतलब समझाते हैं, अवेयरनेस करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे कैंप होते हैं हम कहते हैं वहाँ से दवाइयाँ लेनी है आपने। ऐसे भी हम इनको स्कीमों के बारे में भी बताते रहते हैं। अब जैसे ये डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो इंजेक्शन आया हुआ है, टीका जो लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो इनको करवाना चाहिए सर। तो पशु भेड़ पालन विभाग द्वारा लगाए गए प्राथमिक चिकित्सा शिविर से जनजातीय समुदायों के पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार आया है, जिसकी वजह से भेड़ों की मौतों में कमी आई है। भेड़ों के स्वस्थ होने से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। गुजरात के किसान भिंडी, मिर्च और बैंगन को लाल मकड़ी घुन से बचाने के लिए प्रोपर गाइड का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ भिंडी को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। गुजरात में ही बैंगन को तना बेधक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगाएं। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए फसल पर फिप्रोनिल का छिड़काव करें। गुजरात के किसान परवल और छोटी लौकी की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। यहाँ बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही बाजरा को ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। गुजरात में गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। यहाँ गन्ने की बुआई अक्टूबर से फरवरी के बीच की जा सकती है। यहाँ अरहर को हेलिकोवर्पा कैटरपिलर से बचाने के लिए इनके खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। साथ ही खेतों के चारों ओर पीले गेंदे के पौधों का रोपण कर लें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाजरा और धान की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही यहां धान की देर से पकने वाली किस्मों के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में किसान सूरजमुखी, लोबिया और मक्के की बुआई कर लें। साथ ही यहाँ बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र के नासिक में सोयाबीन की पकी फसल की कटाई जारी रखें। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कपास की पकी फसल की कटाई का काम कर लें। यहाँ इस समय गेहूं, अलसी और काबुली चने की बुआई की जा सकती है। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं सतारा और महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी के पौधों का रोपण इस समय किया जा सकता है। महाराष्ट्र के सतारा में ही टमाटर में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है।
बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में चाणक्य रक्षा संवाद में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि 40,000 अग्निवीरों का पहला बैच इकाइयों में शामिल हो गया है और क्षेत्र से प्रतिक्रिया अच्छी और उत्साहजनक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के आवास पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी राशन वितरण के घोटाले मामले से जुड़ी है। टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। राशन वितरण घोटाला उसी वक्त का है। भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर कहा है कि ये काफी खुशी की बात है। उन्होंने इस पर विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि वह हमेशा राम मंदिर पर सवाल उठाते थे। किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बैंकिंग, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत कुछ श्रेणियों के लिए कनाडा में वीजा सेवा फिर से शुरू कर रहा है। ये श्रेणियां हैं प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा। कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ये निर्णय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं